आखिरकार प्रियंका गांधी की चुनावी राजनीति में एंट्री हो गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने गांधी परिवार की नेता बनने वाली 10वीं मेंबर हो गई हैं, वो भी जब उस सीट से जहां 2019 में गांधी परिवार के पॉलिटिकल वारिस राहुल गांधी को राजनीतिक संजीवनी दी थी। जब राहुल गांधी अपनी विरासत वाली सीट अमेठी से चुनाव हार गए थे, 2024 में भी राहुल गांधी वायनाड से बड़े अंतर से चुनाव जीते। देखना होगा कि प्रियंका गांधी कांग्रेस और राहुल गांधी के भरोसे पर कितना खरा उतरती हैं। गांधी परिवार के एक और मेंबर की चुनावी पॉलिटिक्स में एंट्री हो गई है। प्रियंका गांधी ने केरल की वायनाड सीट से अपना नॉमिनेशन कर दिया। प्रियंका गांधी के नामांकन पर कांग्रेस ने जमकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेता और मुख्यमंत्री वायनाड में मौजूद रहे। वायनाड में उपचुनाव राहुल गांधी के इस्तीफे की वजह से हो रहा है। राहुल इस बार 2 सीटों पर चुनाव लड़े थे और दोनों जगहों से जीते। इसके बाद उन्होंने रायबरेली की सीट चुनी और वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया था। प्रियंका गांधी चुनावी पॉलिटिक्स में आने वाली गांधी परिवार की 10वीं सदस्य हैं। प्रियंका से पहले जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मेनका गांधी और वरुण गांधी पहले से ही चुनावी पॉलिटिक्स में रहे हैं। गांधी परिवार का दक्षिण से खास सियासी रिश्ता रहा है। जब भी परिवार की सियासत मुश्किल में पड़ती है तो उसे दक्षिण से ही सहारा मिलता है। आपातकाल के बाद रायबरेली सीट से जब इंदिरा गांधी का कमबैक करना मुश्किल लग रहा था, उस वक्त कर्नाटक की चिकमंगलुरु सीट ने उनके राजनीतिक जीवन के लिए संजीवनी का काम किया। 1999 में कर्नाटक की बेल्लारी सीट से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष रही सोनिया गांधी ने भी अपना पहला चुनाव इसी सीट से लड़ा था और जीत हासिल की थी। 2014 में जब राहुल को अमेठी का मुकाबला मुश्किल लगने लगा तो 2019 में उन्होंने अमेठी के साथ वायनाड की सीट चुनी। उनका फैसला सही साबित हुआ और वो अमेठी हार गए और वायनाड से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। अब प्रियंका गांधी का भी सियासी सफर दक्षिण के ही वायनाड से शुरू हो रहा है। Of the trust between me, my family and all of you. I have been, before all of this politics, I have been a mother of 2 children. I have been the family. The one thing I always wanted my children to know, and every member of my family to know, that no matter what difficulty I face, no matter what happened in my life, whenever they needed me, I would be there to stand by them. You are also my family, and I want you to know the same, that I am here to fight for you, I am here to stand by you through thick and thin, I am here to be your voice, to fight your battles, and I will not let you down. राहुल गांधी के प्रचार की कमान प्रियंका संभालती रही हैं। अब प्रियंका के प्रचार की जिम्मेदारी राहुल गांधी संभाल रहे हैं। राहुल को पता है कि वायनाड का रण आसान नहीं रहने वाला, ऐसे में वो वायनाड के साथ अपने रिश्ते बता रहे हैं। प्रियंका in her speech said that you protected me and you looked after me when I needed it most. When she was saying that, I was thinking to myself that what Wayanad has done for me cannot be expressed in words. No matter how many times I repeat it or she repeats it, the true expression of the feeling cannot be spoken. And when feelings are really deep, the only way for those feelings to be expressed is through action. I'd like to remind you, in case you forget, that Wayanad is the only constituency in the country that has 2 members of parliament. वायनाड उपचुनाव में इस बार ट्रायंगुलर फाइट होने जा रही है। बीजेपी ने प्रियंका के सामने नव्या हरिदास को उतारा है, जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। नव्या हरिदास कोझिकोड नगर निगम में 2 बार पार्षद रह चुकी हैं। फिलहाल वो निगम में बीजेपी सदस्य दल की नेता हैं। नव्या हरिदास 2021 का केरल विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं, जबकि लेफ्ट फ्रंट ने अनुभवी सत्यन मोकेरी को मैदान में उतारा है। सत्यन मोकेरी विधायक रह चुके हैं। प्रियंका वैसे तो पिछले 20 साल से सियासत में है, लेकिन अभी तक वो अपनी मां सोनिया गांधी और भाई राहुल के साथ सारथी की भूमिका में ही रही हैं। पहली बार प्रियंका खुद चुनाव मैदान में उतरी हैं।
राहुल गांधी ने 2004 के आम चुनाव में अमेठी से चुनाव लड़ा था और संसद पहुंचे थे। उसके 20 साल बाद प्रियंका की संसदीय राजनीति में एंट्री हो रही है, लेकिन चुनाव प्रचार प्रियंका के लिए नया नहीं है। सोनिया गांधी ने जब 1999 में पहली बार चुनाव लड़ा था तो उनके प्रचार की कमान प्रियंका ने ही संभाली थी। 2004 में प्रियंका ने राहुल के लिए वोट मांगे। प्रियंका 2019 में कांग्रेस की महासचिव बनी। उन्हें लोकसभा चुनाव में पूर्वी यूपी की जिम्मेदारी सौंपी गई। फिर 2022 की यूपी विधानसभा में प्रचार की कमान संभाली। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया। अब खुद चुनाव लड़ने उतरी हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव को अभी 2 साल से भी ज्यादा का समय बाकी है, पर समाजवादी पार्टी के नेता और वर्कर अभी से अखिलेश को यूपी का अगला सीएम घोषित कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ में अखिलेश के पोस्टर अभी से लग गए हैं। ये पोस्टर 2027 के चुनाव के लिए नहीं, अखिलेश की यूपी में होने वाले उपचुनाव में बीजेपी पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति ज्यादा लग रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। लखनऊ की सड़कों पर अखिलेश यादव के बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं। पोस्टर में अखिलेश यादव को 27 का सत्ताधीश बताया गया है। यानी पोस्टर के जरिए बताया जा रहा है कि 2027 में यूपी की सत्ता बदलेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होंगे। अखिलेश यादव का पेपर में तो जन्मदिन 1 जुलाई को होता है, लेकिन उनका वास्तविक जन्मदिन 23 अक्टूबर को होता है और उनके बर्थडे के मौके पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव को 27 का सत्ताधीश बना दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है। वैसे तो अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में देखें तो उनका जन्मदिन 1 जुलाई होता है, लेकिन 23 अक्टूबर उनका वास्तविक जन्मदिन है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने समाजवादी पार्टी के लखनऊ ऑफिस के बाहर पोस्टर्स को एकदम पाट दिया है। आप देखिए किस तरीके से अखिलेश यादव को लेकर के यहाँ पर जन्मदिन, धनतेरस, दिवाली की शुभकामनाएं दी गई हैं। उसमें पोस्टर्स लगे हुए हैं समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं के। उसमें फखरुल हसन चांद भी हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए पोस्टर्स लगवाए। और इसके अलावा 27 का सत्ताधीश अखिलेश यादव की तस्वीर है और लिखा हुआ है 27 का सत्ताधीश, यानी कि 2027 में चुनाव है और सत्ताधीश होने का मतलब होता है जो सत्ता में काबिज हो, जो सत्ता में रूल कर रहा हो। समाजवादी पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स आए हैं उससे समाजवादी पार्टी खासी उत्साहित है। लखनऊ की दीवारों पर लगे पोस्टर पर लिखा है कि 2024 में बरसा जनता का आशीष। दीवारों पर लिखा है कौन बनेगा 27 का सत्ताधीश। दरअसल जिस तरह बीजेपी ने ओबीसी और दलित वोटर्स को वापस अपनी तरफ लाने की कोशिश तेज कर दी है, उससे समाजवादी पार्टी को अपने पीडीए कॉम्बिनेशन के टूटने का खतरा सताने लगा है। लिहाजा पार्टी ने नई स्ट्रेटजी और नए प्लानिंग के साथ 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। फकुल भाई, 27 का सत्ताधीश क्या माना जाए इसके मायने? लोकसभा चुनाव का परिणाम जब सामने आया तो भारतीय जनता पार्टी बहुत दूर थी और जो भरोसा पीडीए ने दिखाया समाजवादी पार्टी पे, इंडिया गठबंधन पे, वो ही हमारे कॉन्फिडेंस का है कि 27 में सत्ताधीश, 27 में परिवर्तन जरूर होगा। आज पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर सब परिवर्तन चाहते हैं। सब भारतीय जनता पार्टी की उस सरकार को हटा देना चाहते हैं जो केवल नफरत और बंटवारे की राजनीति करना चाहती है, जो बटोगे तो कटोगे जैसे नारे गढ़ना जानती है, जो नौजवानों के रोजगार पे कुछ नहीं बोलना चाहती, पेपर लीक पे कुछ नहीं बोलना चाहती, पिछड़ों के आरक्षण पे कुछ नहीं बोलना चाहती, किसानों की आय दुगनी करने पे कुछ नहीं बोलना चाहती, महंगाई पे कुछ नहीं बोलना चाहती, दूध और दही पे टैक्स लेने पे कुछ नहीं बोलना चाहती। तो ऐसी सरकार को जनता बदल देना चाहती है, हटा देना चाहती है और जनता बहुत आस और विश्वास के साथ, भरोसे के साथ आदरणीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है। यूपी की सियासत में अखिलेश यादव के इस पोस्टर की चर्चा खूब हो रही है। इसे 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा की जीत के कॉन्फिडेंस की तरह देखा जा रहा है। लेकिन एक पोस्टर 2022 में विधानसभा चुनाव में भी लगा था। पोस्टर के बैकग्राउंड में अखिलेश की तस्वीर थी, लिखा था आ रहा हूं मैं। उस समय भी समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने के बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन जब विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए तो अखिलेश यादव सत्ता के आसपास भी नहीं दिखे। बीजेपी ने 255 सीटें जीतकर सरकार बनाई तो समाजवादी पार्टी की साइकिल 111 सीट पर अटक गई।
पिछले 1 जुलाई को भी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एक पोस्टर लगाया था। इसमें अखिलेश यादव को देश का भावी प्रधानमंत्री बताया गया था। बीजेपी अखिलेश यादव के पोस्टर पर तंज कस रही है। कहा जा रहा है 2027 की लड़ाई अभी दूर है। समाजवादी पार्टी को जमीनी हकीकत 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में ही पता चल जाएगी। शेख चिल्ली हसीन सपने देखा करता था और ये सोचता था कि उसके सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन राजनीति में शेख चिल्ली जैसे हसीन सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते हैं, बल्कि आपको जनता की संवेदनाओं के साथ जुड़ना पड़ता है, जनता के लिए काम करना पड़ता है। केवल जाति और मजहब के समीकरण गढ़ के अपराधी और माफियाओं का साथ लेकर के चुनाव नहीं जीता जा सकता है। 2017 में भी सपने देखे थे, 19 में भी देखे थे, 22 में भी देखे थे, 24 में भी देखे थे। अभी 27 की चिंता ना करें। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, पहले उपचुनाव की चिंता करें। ये उपचुनाव के परिणाम ही उनके सारे सपनों को चकनाचूर कर देंगे। जिस तरीके से 24 में समाजवादी पार्टी के लोगों ने वोट हासिल करने के लिए आरक्षण और संविधान जैसे गंभीर मुद्दों के साथ खिलवाड़ किया, उसके बारे में गलतफहमी फैलाई, उसके बारे में झूठ और भ्रम फैलाया, अफवाह फैलाया, और केवल वोट लेने के लिए आप समाजवादी पार्टी के लोग वोट लेने के लिए इस कदर जो उतावले थे कि उन्होंने जनता को गुमराह करने से गुरेज नहीं किया, जनता को गलतफहमी में डालने से गुरेज नहीं किया, जनता को भ्रमित करने से गुरेज नहीं किया। तो जनता बहुत आहत है।